अब स्टैंडर्ड करेंगे बच्चों आज हम। अच्छा, अब आप बताओगे। अच्छा, चलो ठीक है बेटे, बच्चे बोल रहे हैं तो बच्चों की बात मान लेंगे। AS12 किसके ऊपर है बच्चे? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओ माय गॉड। सर ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आने की उम्मीद रखता है। कंपल्सरी नहीं के सिनेरियो में। अरे, बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है। ऐसा लग रहा है मोटर में पानी भर रहा था ना, टैंकी का। पानी की टैंकी भर गई है। ठीक है, आइए बच्चे। सर सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ओ माय गॉड, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रांट का क्या मतलब होता है? इसको बोल सकता हूँ सर एक तरीके से सब्सिडी दे दी। रादर अगर मैं थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन में जाऊं, सो इट इज अ असिस्टेंस। आप साथ साथ लिखिएगा, पूरा स्टैंडर्ड लिखवा दूंगा और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आप देखिएगा। गौरव जी किसका फोन आया था? इट इज असिस्टेंस इन कैश और काइंड बाय द गवर्नमेंट। पहली बात तो भाई ये एक असिस्टेंस होती है, और इसके अलग अलग नाम आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो सब्सिडी, ग्रांट, एक्सेट्रा। सर अगर कोई इंडिविजुअल एक बिजनेसमैन को कोई सब्सिडी दे रहा है, वो यहाँ पे कवर नहीं हो रही बच्चे। मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सी ग्रांट कवर कर रहा हूं? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब वैसे तो ये कहीं लिखा नहीं है ऐसा, तो ऑब्वियसली पर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। अब सवाल ये है, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें करूंगा फिर एकदम प्रैक्टिकल है ये स्टैंडर्ड, कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बच्चे, ये स्टैंडर्ड बताता है कि इसको रिकॉर्ड कब करा जाए। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि इसकी जर्नल एंट्री कब डले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट is to be recognized if both the conditions are fulfilled। दो कंडीशन होनी चाहिए बच्चे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप भाई उस पैसे को, जो भी आपको मिला है या ग्रांट है, उसको आप एज गवर्नमेंट ग्रांट बोल सकते। इट इज reasonable to assume that government grant will be received या will be paid by गवर्नमेंट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास इस बात की सर्टेनिटी है, दैट इज
certainty that government grant will be received। मतलब तुम्हें ये नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट से बातें करके, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से ये नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट कह रही है हाँ मे भी देंगे मे भी नहीं देंगे ग्रांट, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये कंडीशन है, पूरी कर दे हमसे, कल ले ले पैसा। यानी कि देखो क्या होता है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है ना, मुझे ग्रांट मिल रहा है तो मेरे को बहुत जल्दी ऐसा नहीं करना चाहिए, मिल जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ऑडिटर होगा वो एकदम देखेगा भाई कंफर्म्ड होना तुम्हें ग्रांट मिलेगा। और ये हम क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उस चीज को रिकॉर्ड कर, लोग मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं आपसे किस चीज की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रही, ठीक है बच्चे। और दूसरी बात, एंड all the conditions for receipt of grant are fulfilled or will be fulfilled by मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को लगता है कि ये जो मुझे ग्रांट मिलनी है, आपको क्या लग रहा है बच्चे, मैं इसके ऊपर वैसे डिटेल्ड अभी एग्जाम्पल में बात करूंगा। अगर आपको ग्रांट चाहिए तो कुछ कंडीशंस होती होंगी नहीं होती हो। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 100 करोड़ का जो लैंड है, ठीक है, आपको फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए एक लैंड है जिसकी वैल्यू है 100 करोड़, मैं आपको 1 करोड़ में दिला सकता, तो कौन दिलाएगा, गवर्नमेंट ही तो दिलाती है लैंड। जितने भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, होटल्स हैं, मॉल्स है, ये सस्ते में लैंड दिए होते हैं उन्हें, नहीं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मतलब जितने भी आपको होटल्स दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, वो बहुत सस्ते प्राइसेस में गवर्नमेंट एलोकेट कर देती, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको मैं 100 करोड़ का लैंड 1 करोड़ में दिला दूं तो आप खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल खरीदना चाहोगे। और अगर मैं बोलूं वो लैंड आपको गवर्नमेंट दिला रही है पर वो ईरान में दिलवा रही है, खरीदना चाहेंगे आप। तो आप समझो गवर्नमेंट की मजबूरी क्या होती है, गवर्नमेंट कहती है आ जाओ कश्मीर में प्लांट लगा लो, समझ रहे हो, प्लांटेड मशीन। आपको क्या लग रहा है, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब अपना प्लांटेड मशीनरी पूरी फैक्ट्री की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में करेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी भाई, किसी दिन भी ब्लास्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मैं आज अपना 1,000 करोड़ रुपया लगाऊं और पता लगे कि 4 हो गए टेररिस्ट अटैक, तो उधर तो लोग काम करने नहीं आएंगे, मैं कैसे सस्टेन करूंगा। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज पता है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली ग्रांट्स दी कि मैं आपको कश्मीर में 80% डिस्काउंट पे दिला दूं, समझ रहे हो मुद्दे की बात जो है। फिर गवर्नमेंट और भी कंडीशन रखती है, एम्प्लॉयज दिल्ली से नहीं जाएंगे, कश्मीर में लैंड इसलिए मिल रहा है वहां के लोगों को ही नौकरी दोगे, 40% वुमेन एम्पावरमेंट, 40% महिलाएं नौकरी करेंगी, इतनी छुट्टियां देनी कंपलसरी है, ये चीजें हैं। तो ये सारी बातें पहले होती हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि आप कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो, और अगर नहीं लग रहा तो आप ग्रांट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात, एक बार फिर से बताओ। बिल्कुल, मैं आप बस सुनते रहो, आगे कुछ नहीं है, ये 2 मिनट में हो जाए। मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, आज आप पहली बार आए हो मेरे ऑफिस में, गवर्नमेंट से हो, ठीक है, आप इधर बैठे, आपने बोला सर ग्रांट चाहिए, मैंने कहा ग्रांट तो ऐसे ही दे देंगे, ये लो पकड़ो 5 करोड़ रुपए ले लो पहले तो, सबको ग्रांट दे रहा है, 5 करोड़, 5 करोड़ ले लो आप। क्या आपको ग्रांट रिसीव हो गया, हो गया ना। तो क्या मियर रिसिप्ट ऑफ ग्रांट शुड बी कंसिडर्ड कि आपने ग्रांट की कंडीशन फुलफिल कर दी है, या मेरे पास इतनी हिम्मत होगी आपसे वापस भी ले लूंगा, वापस भी ले सकता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जस्ट आपको ग्रांट रिसीव हो गया, क्या इसका मतलब ये है कि आप उसको एज ग्रांट दिखाने लग जाएंगे, नहीं दिखा सकते। मैं आपको बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप अभी अभी इधर बैठे, मैंने आपके अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, आप मुझे बताओ तुम क्या एंट्री डालोगे, ग्रांट नहीं डालूंगा भाई, एडवांस बोलूंगा इसको। ग्रांट ग्रांट तब बनता है जब हमारे साइन हो जाएंगे, जब आप कंडीशन फुलफिल कर देंगे सारी बातें। अभी मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले हैं, तुम आप ये लिख सकते हो बैंक टू एडवांस फ्रॉम गवर्नमेंट, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ बैठा,
तुम्हारे को बताया, हाँ मैं आपको इस डेट को ऐसे ऐसे पे कर दूंगा। अब समझ रहे हो, ये कमिटमेंट किसके, गवर्नमेंट, दैट सर्टेनिटी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिसीव। और दूसरी क्या है बच्चे, ऑल द कंडीशन में आपके ऊपर जो भी कर रहा हूं, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, आप, हमारी अभी मीटिंग हुई थी, आपको लग रहा है कि मैं भी पैसे देने की इंटेंशन पूरी रख रहा हूं, आपने सुना सर सारी आराम से मीटअप हो जाएंगी, तो बढ़िया, ग्रांट को रिकॉर्ड करो। सर इस एडवांस को ग्रांट में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत ही आसान, एडवांस को बंद कर दे, गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दे ना। अब आगे सुनो बात, चैप्टर शुरू हो रहा। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रांट है ये इनकम है या ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगा, चले जस्ट लाइक कैपिटल, जैसे तुमने एनपीओ के अंदर देखा है डोनेशन जो होती है, तो ये डिपेंड करता है। मैं तेरे को 5 करोड़ दिए तेरे फैक्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉय है उसके लिए दिए, अब बता लायबिलिटी थोड़ा ना, हर साल 5 करोड़। तो बेसिकली हम लोगों को क्या सीखना है बच्चे, कि ये जो मुझे ग्रांट मिलेगा ना, इसका क्या ट्रीटमेंट, क्या मैं इस ग्रांट को इनकम मानूंगा, क्या मैं इस ग्रांट को लायबिलिटी मानूंगा। अगर ये ग्रांट एक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए तो क्या फिक्स्ड एसेट से कम हो जाएगा। अगर ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह के, आओ भाई साहब कश्मीर में 50 करोड़ हम डालते हैं, 50 करोड़ आप डालो, उसके लिए मैंने आपको पैसा दे दिया कि मालिक के तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली ग्रांट के बैकएंड में मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। आप सीधा ये थोड़ा ना कह सकते हो कि ग्रांट इनकम है, ग्रांट लायबिलिटी है। भाई ग्रांट को समझने के लिए ग्रांट का जो सरकारी और कंपनी के बीच में पेपर है पढ़ना भी तो पड़ेगा। हो सकता है ग्रांट इसलिए मिला है कि प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ की है और 4 करोड़ सरकार दे रही है उसमें से, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये तो रिकॉग्नाइज का क्या था भाई, ग्रांट को तब रिकॉर्ड करियो जब तेरे को भरोसा हो कि गवर्नमेंट पैसा दे देगी तेरे को, और दूसरा आपको खुद में भरोसा है कि आप कंडीशंस में। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखिएगा, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं लिखना हमने। मियर रिसिप्ट ऑफ ग्रांट, मियर NERE, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट, ठीक है, इसके नीचे एक नोट, मियर रिसिप्ट ऑफ ग्रांट, NERE, रिसिप्ट, RE, mere receipt of grant is not a conclusive evidence, is not a conclusive prima facie or prima facie conclusive of that cause, prima facie of the person. Character. Mere receipt of grant is not a conclusive evidence that grant should be recognized in the books of accounts. Hey, भैया, just based that grant should be recognized in books of accounts. Mere receipt of grant is not a conclusive evidence that grant should be recognized in books of accounts. चलिए आइए जी, क्लियर, सही। चलिए, अब मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें लिखवा, भाई साहब ये जो ग्रांट है ना, इसका ट्रीटमेंट के दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच होती है कैपिटल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच कौन सी होती है,
वेरी गुड, बिना पढ़ाए ही आपने बता दिया बेटे। क्या हुआ? आदित्य जी तो अच्छे बच्चे। एक होता है कैपिटल अप्रोच और एक होता है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच कहता है दैट ग्रांट्स शुड बी शोन इन, क्या लिखूं रे, आप ही बताओगे। वेरी गुड, आप देखो आपको खुद ही आता है। ग्रांट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट, पर ये तो सबको आना चाहिए था। एनपीओ में कराया था मैंने। कराइएगा, आज ही आई हो तुम, आज पहली बार ही हो। ग्रांट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। दूसरी बात, इट इज in the nature of promoters contribution। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है कि भाई सरकार कह रही है आ जाओ हम भी पैसे डालते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा भी अलग अलग और वो करेंगे, समझ रहे हो। इट इज टू बी credited टू कैपिटल रिजर्व। आपको पता नहीं लग रहा, एकदम बहुत ही गहरी बातें चल रही हैं। यानी कि जो कैपिटल अप्रोच है ना बच्चे, वो मैंने अल्टीमेटली किधर भेजा भाई, बैलेंस शीट में। और इसको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी बोला जाता एट टाइम्स। ठीक है, कि आप भी पैसा लगाइए हम भी लगाएंगे, अगर भाई ब्लास्ट हो गया दोनों का नुकसान। ठीक है, और इसको कहाँ क्रेडिट करा जाता है बच्चे, कैपिटल रिजर्व। बहुत अच्छी बात। व्हाट अबाउट इनकम अप्रोच? ग्रांट विल बी शोन इन, ओके, ग्रांट विल बी शोन इन P&L। और इंपॉर्टेंट बात ये है, ऑफ 1 or more year। इट्स नॉट नेसेसरी। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपने कॉस्ट में पढ़ा हुआ है, वो वाला नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा हुआ। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला। क्या है पीवी रेशियो? पीवी रेशियो तो पता होगा, जो पता नहीं लग रहा पढ़ाया नहीं कर रहा। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, हाँ 20 तो गुजरा है, अकाउंट्स के अंदर है, कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट में। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक चीज, अच्छा वो नहीं हुआ तुम्हारा फाइनेंशियल लेवरेज? क्या है फाइनेंशियल लेवरेज? और पी रेशियो? चलिए आइए, ग्रांट विल बी शोन इन P&L ऑफ 1 or more year। और बस, ठीक है, इसके अंदर आपका उसमें लिख सकते हो, इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। भाई इसको कैपिटल रिजर्व में गलती से भी ट्रांसफर नहीं कर देंगे।
ठीक है बच्चे, अभी देखते जाइएगा कैसे मॉड्यूलेट होगा। अगला टेबल बनाते हैं बच्चे। ग्रांट जो होता है, लिख लिया, थोड़ा सा धीरे धीरे। कौन सा वाला है? मतलब वो रिस्की है, और मतलब ना खुद चले जाओ। अरे नहीं, मतलब बहुत मन था, मतलब कम से कम 100 वीडियोस देखने के बाद कंक्लूड हुआ था कि जा रहे हैं उधर, फिर वो हो गया यार। मतलब अंडमान निकोबार जा रहा था, पोर्ट ब्लेयर। गए कोई बच्चा गए? भाई बहुत अच्छी जगह है भाई उधर, मतलब ना वो भी है, काला पानी, पता है आपको? उधर भी जाना था मेरे को। उधर पोर्ट ब्लेयर में पहले उधर मतलब एक वो है, उन्होंने मतलब बनाया इसलिए था कि इतना दूर है वो, मतलब सी एरिया, कि कोई अगर जैसे जो भी वो थे ना क्रांतिकारी, अगर भागेंगे भी तो वापस ही नहीं आ सकते, इतना दूर तक समुंदर है, कोई जा ही नहीं पाता। मेरे को कह रही थी, मैम कह रही थी कि आपको भेजना है, पर वो बहुत अच्छी जगह है, मतलब अगर कभी जाओ ना इंडिया में। काला उधर ना, फिर ना मतलब कह रही थी उधर आके हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है, बहुत ही मतलब जैसे, मतलब मॉरिशस और उसका पूरा ब्लू वाटर है ना, बहुत सही बना। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर तक फ्लाइट जाती है, वहां से फिर फेरी ही जाती है, मतलब जैसे वो शिप्स होती है, 2 घंटे के लिए, बहुत अच्छी जगह है अगर जाओ। पर मानसून में जाना सही नहीं है, मैं सिर्फ मानसून की वजह से नहीं जा रहा। जून में, जून जुलाई पूरा वेदर खराब होता तो आपको इधर नहीं पता, पर उधर के एरिया में बहुत ज्यादा लाइटनिंग और वो होता है। कैंसिल हो गया अभी। मैं जाऊंगा लेकिन मैं फिर अब आसपास ही जाऊंगा। दुष्यंत सर, तुमने पूछा ही ये डाउट दुष्यंत सर से? भाई अगर सर ने तुम्हें पार्टी नहीं दी ना तो बहुत गलत बात है, पता है, मतलब एक थोड़ा होता है बच्चे है। हाँ, पर मेरे हिसाब से देंगे पार्टी की, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, ग्रांट ना बच्चे 2 तरीके की होती है। ए भैया इधर आओ रे। एक होता है मॉनिटरी ग्रांट, मॉनिटरी ग्रांट होता है बच्चे जो पैसे में मिलता है, और एक होता है नॉन मॉनिटरी ग्रांट। नॉन मॉनिटरी होता है कि भाई तुमको जो चाहिए सरकारी प्रोवाइड कर रही है ना। जैसे कि एक एग्जांपल बोलता हूं, आप मुझे बताइए, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे कौन सी सरकार है? मोदी सरकार। हाँ जी, मान लीजिए बीजेपी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लैंड एंड बिल्डिंग, बीजेपी ने लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की है बच्चे? 1000 करोड़। और ये कितने रुपए में दे दी मालूम है बच्चे? ₹400। ओ माय गॉड, भाई साहब ऐसा हो जाता है, क्या बात है। आ भी रही थी कुछ अभी बीच में रील्स, 100 रुपए पे इतनी एकड़ लैंड दे दिया था दानिश। ठीक है, डिपेंड करता है क्या चीजें, फॉरेस्ट लीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेसमैन को, मुद्दे की बात ये नहीं है। और चाहे आप, चलो आपको 100 रुपए को लेके बुरा लग रहा है, लो आप पूरा ही फ्री ले लो। बीजेपी ने रिलायंस को कितने रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग दिया, दैट द मार्केट वैल्यू, और कितने रुपए लिए रिलायंस से? तो इसी को तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट बोलूंगा। अब इसको लैंड एंड बिल्डिंग बोल लो, प्लांट एंड मशीनरी बोल लो, स्टॉक बोल लो, जो बोलना बोल लो आप मुझे बताइए रिलायंस इसको कैसे रिकॉर्ड करे? बिल्कुल एंट्री के थ्रू बात करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल है, स्टैंडर्ड। क्या एंट्री डालूं मैं? रिलायंस लिमिटेड क्या एंट्री डाले? जो आप बोलोगे पहले मैं वो लिख रहा हूं, एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट कितना रुपए,
हाँ जी, तो बात ऐसी है, जब कोई चीज एकदम फ्री या एकदम 10 रुपए 100 रुपए पर अगर होती है, तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट ये है, इट इज टू बी treated at nominal value। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है बच्चे 10 रुपए 100 रुपए। तो आपको इट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट, सॉरी ट्रीटेड एट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। और इसमें तुम क्या कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग 10 रुपए का दिखा दो, तुमको वैसे टू बैंक करना है बैंक कर दो, 10 रुपए का रिकंसिडरेशन कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने गवर्नमेंट ग्रांट बोला मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। यानी कि तुम्हारी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने से दिखेगा, 10 से दिखा दे, 100 रुपए से दिखा दे। मेरे भाई जब तेरा पैसा ही नहीं लगा तो तू कैसे दिखाएगा, एसेट को आप उस पर दिखाते हो, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। व्हाट इज योर कॉस्ट, योर कॉस्ट इज निल। पर सरकार AS12 कहता है भाई किसी वैल्यू पे तो दिखा दे, इधर एट 10 और ₹100। कहिए साहब जी, क्या आपको नॉन मॉनिटरी ग्रांट क्लियर है? नॉन मॉनिटरी में इसके ऊपर कोई बात नहीं, सारी बातें मॉनिटरी पे चलेंगी। लिख लीजिए साथ साथ। लिख लिया बच्चे? ये साहब लिख लिया? जानवरी वालों ने मेके को सेवा तो ये मेरी ठीक ठीक है। जिन बच्चों का रह गया था ना, महक का रह गया था, महक पता है किसका रह गया था, दिवांशी का ठीक गया है। अब वो बच्चे जब एक बार नहीं होता ना वो बताते नहीं, मतलब एवरीबॉडी अगर अच्छा भी जाता है ना, क्योंकि एक बार नहीं होता तो वो कहते हैं सर ठीक गया है, तो वो एक्चुअल वो नहीं बताते। परमीत का आया था ठीक गया था, अटेम्प्ट वो कम करता था परमीत। ऋतिक का सही गया है, श्वेता का भी सही गया था। बट हाँ, पर मेरे हिसाब से तो निकल जाएंगे, अब तो निकल जाएंगे। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए अब आइए आगे देखते हैं। अब मैं आपसे कौन से ग्रांट की बात कर रहा हूं, मॉनिटरी ग्रांट। जल्दी आओ बेटे फटाफट देखेंगे। लैंड ही होता है जनरली। भाई साहब आपको अगर पैसे में ग्रांट मिल रहा है ना, अच्छा इसमें एक और आएगा बच्चे, इधर बना दो नहीं था, चाहे इस वाले को ना चाहे उधर बना लेना, कहीं भी छोटा सा पॉइंट है वो, चलो मैं यहाँ बनवा देता हूँ आपको। किसका पॉइंट है? 4 टाइप ऑफ ग्रांट्स हो, मॉनिटरी है ना तेरा, अब पैसे मिल रहे हैं, नॉन मॉनिटरी का तो एक ही ट्रीटमेंट था वो हो गया, ठीक है। मॉनिटरी के अंदर आप ये कह सकते हो, एक होता है इन द नेचर ऑफ
प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आइए साहब जी, अगर मैं आपको बोलूं डेप्रिशिएबल एसेट में भी ना बच्चे दो मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड 1 और 2 डिटेल जाते हैं, नीचे जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो बाकी है वो यहीं पे ही दिखा सकता हूँ बस। ये टेबल आगे नीचे जा सकता है ना आपका। इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है कि भाई साहब मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, आप बिजनेस करिए और मैं आपसे पैसे वापस नहीं लूंगा, ध्यान से सुनना। तो मैंने एक तरीके से कैपिटल ही इन्वेस्ट करा। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आई एम गिविंग यू 100 करोड़ एज कैपिटल। ठीक है, तो वो बिजनेस क्या करता है बच्चे, वो बिजनेस क्या एंट्री डालता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ, तू एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तेरे को पैसे की जरूरत है, कितने रुपए की, 100 करोड़। 50 करोड़ सरकार देने को तैयार है, और वो किस लिए दे रही है, तेरे को उससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, सैलरी देना है, जो कर, मैं सवाल नहीं पूछूंगा तेरे से, मैं एज ओनर आ रहा हूं तेरे पास, तू मेरे से फंडिंग के लिए आया है, ठीक है, और मैं एज कैपिटल आपके बिजनेस के अंदर पैसा डाल। तो बेसिकली जब मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए दूंगा तो तेरे बैंक में 100 करोड़ आ जाएगा, और तू कैपिटल रिजर्व कितने से क्रिएट कर देगा, 100 करोड़। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, ये इनकम अप्रोच है या कैपिटल अप्रोच है, कैपिटल अप्रोच है। यही बातें मैंने लिखी थी आपके यहाँ पे, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रिजर्व, यही बातें लिखी। इसके अंदर आई एम नॉट हेल्पिंग यू टू बाय स्पेसिफिक एसेट, आई एम नॉट हेल्पिंग यू फॉर incurring any expense. You want to start business, मैं पैसा डाल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो क्या एंट्री हो जाएगी बच्चे, बैंक टू कैपिटल रिजर्व। और मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, ये चैप्टर फ्लो ही फ्लो में एकदम से खत्म भी हो जाता है। सपोज करो तुमने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करी, जैसे मैंने तेरे को पैसा दे दिया, ठीक है, 10 साल हो गए, तूने भाई कोई ऐसी गड़बड़ कर दी बिजनेस के अंदर, मैंने कहा भाई मेरा ग्रांट मेरे को वापस कर। मेरे कहने का मतलब है रिफंड ऑफ द ग्रांट। ये आपको ग्रांट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। और बेटे अगर तूने कंडीशन फुलफिल नहीं करी ना, या आगे के 10 साल बाद मुझे गलत दिख गया, ऑडिट होएगी सारी चीजें, मैं अपना पैसा वापस ले लूंगा, ये बात मैंने लिख रखी थी। तो आप मुझे बताइए, अगर रिफंड ऑफ ग्रांट होगा तो मैं क्या एंट्री डाल दूंगा, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। कहीं कोई दिक्कत नहीं आता। रिफंड अलग से टॉपिक है, पर जो जो आसान पॉइंट है उसको मैं साथ के साथ ही खत्म कर दूंगा, रिफंड का यहीं पे ही लिख लीजिए आप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं तो इस पे भी आ जाओ, छोटे से पे। ये क्या है जी, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। मैंने कहा सर फैक्ट्री चलाऊंगा, बिजली का खर्चा आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वर्कर को सैलरी देनी है, कह रहे हर साल आपको 10 करोड़ दे दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। क्यों दे रही है सरकार आपको 10 करोड़, चलाने के, टू मीट योर एक्सपेंसेस। सो इट इज इन द नेचर ऑफ, ये कौन सी अप्रोच हुई, इनकम अप्रोच। तो आपको जब ये ग्रांट मिलेगा बच्चे, तो आप बता दो आप क्या एंट्री डालोगे। बैंक में 10 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट बोल ले, इनकम बोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सीधा पीएनएल में जाएगा ये। हर साल ग्रांट आता है मेरे को 10 करोड़ का, हर साल मेरी इनकम साइड में दिखता है। आगे सुन लो, इसके ऊपर और डिटेल्ड बात भी है, मैं सारी बात तो एकदम नहीं कर सकता। ये जो इनकम है ये कहाँ दिखाओगे तुम, अदर इनकम। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट थोड़ा तो देखा होगा जिंदगी में, एक रेवेन्यू होता है और दूसरा अदर इनकम होता है।
रेवेन्यू में सेल्स वाला आता है, अदर इनकम में जो इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, ग्रांट भी आप वहीं पे दिखा दो ना। अगर आपको बात यहाँ तक समझ आ गई और सपोज करो कि ये 10 करोड़ आया था और मैंने रिसीव कर लिया इनकम, पर मेरे को ड्यू टू एनी रीजन रिफंड करना पड़ेगा, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहीं पे ही एक्सपेंस टू बैंक बोल लो या इनकम टू बैंक बोल लो, ठीक है एक ही बात है, तो इनकम ही डेबिट कर दूं, इनकम टू बैंक 10 करोड़, 10 करोड़। और इतना भी दिमाग चलना चाहिए, पहले 6 साल से इनकम मिल रही थी मुझे, 6 साल से 10-10 करोड़ इनकम में डाल रहा था, टोटल 60 करोड़ आ गए थे। आज वापस करने हैं, हाँ तो करने हैं तो करने हैं। इनकम टू बैंक 60 करोड़ दिखाओ खर्चा पीएनएल में, जब आज तक पीएनएल में इनकम दिखाई है तो निकलेगा भी वहीं से। बताइए, क्लियर है बच्चे? इसके ऊपर क्वेश्चन के अंदर एक एड ऑन मॉडिफिकेशन आएगी, मैं अभी नहीं बोल सकता, फ्लो खराब होगा, बट इस पर हम थोड़ी सी बात और करेंगे, कहीं बट करना पड़ेगा सारा, एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, सरकार ने क्या बोला हुआ है, उस साल की कंडीशन है क्या है, वो तो अलग चीज होती है, ठीक है ना। ऐसा आएगा नहीं, बट मैं ऐसा आपको विजुअलाइजेशन दे रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन में नहीं आएगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? अब मैं आता हूं भाई साहब नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, पहले डिप्रिशिएबल पर आता है। आइए बच्चे, हेडिंग लिखिएगा, इसमें कितने मेथड लिखे हुए थे हमने? ओके, और मैं आपसे मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूं, और भाई सीधी ट्रीटमेंट दे रहा हूं आपको। ग्रांट रिसीव will be reduced from cost of asset। मतलब सर जी, अरे 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आओ एग्जाम्पल बना, इसी के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 1, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ऐसा एग्जाम्पल बना रहा हूँ, सारे के सारे एग्जाम्पल अपने आप कवर हो रहे होंगे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड purchased fixed asset फॉर 1 लाख रुपीज। अमाउंट बड़ा रखने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट खराब हो जाते भाई। लाइफ ऑफ एसेट 5 ईयर, बहुत अच्छी बात। सैलवेज वैल्यू 20,000। सैलवेज वैल्यू क्या होता था बच्चे? गवर्नमेंट गेव ग्रांट ऑफ रुपीज 40,000। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये भाई ने खरीदा कब? 1/4/18 डेट डाल लेना, और भाई को ग्रांट कब मिल गया अभी? 1/4/18। अभी देखेंगे, कैलकुलेट या ऐसे लिख देते, पास जर्नल एंट्री फॉर 1819, 1920, 2021, 21-22, 5 साल का। अब आप पहले मुझे बता दीजिए कि जब रिलायंस पहले फिक्स्ड एसेट खरीदेगा, हाँ, तो पहले फिक्स्ड एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होगी? एंट्रीज पे कंट्रोल रखिएगा, क्वेश्चन में एंट्रीज ही आएंगी, ठीक है जी। अब एंट्रीज आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। 1/4/18 की एंट्री हो जाएगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट टू, कितने रुपए बच्चे? 1 लाख। अब 1/4/18 को क्या होगा? ग्रांट मिल जाएगा, और ये है मेथड नंबर 1।
और मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो भी ग्रांट मिलेगा कितने रुपए, 20,000 रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो क्या दिक्कत वाली बात है? तो आप मुझे बताइए, जब आपको ग्रांट रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट टू कितने रुपए? ना मेरा आपसे सवाल है, ये इनकम अप्रोच है या कैपिटल अप्रोच है? लगा लो दिमाग एक बार। दिस इज इनकम अप्रोच बिकॉज यू आर क्रेडिटिंग द ग्रांट बाय मींस ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन। क्या इससे आपकी डेप्रिसिएशन कम नहीं आएगी? तो इसका मतलब आपने पीएनएल में कमी तो हिट दे रहे हो आप। अगर मैं ये ग्रांट भी यहां ना डालूं और सिंपल रखो तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी? 5 साल छोड़ो ना सैलवेज वैल्यू को, 20-20 हजार। 5 साल है 20-20 हजार। अब ये ग्रांट के साथ देखो, ये इसमें से कम हो गया तो 80 हो गया। अब कितना जाएगा? 16-16 हजार। तो क्या आपका पीएनएल में डेप्रिसिएशन कम नहीं जा रहा? तो एक तरीके से आप ग्रांट ही तो दिखा रहे हो। ग्रांट की वजह से ही तो आपके पीएनएल में आपको फायदा दिख रहा है। तो ये इनकम अप्रोच ही तो हुई, क्योंकि इनडायरेक्टली आपके एक्सपेंस ही तो कम हो रहे हैं। तो कौन सी अप्रोच हुई बच्चे? इनकम अप्रोच। क्लियर है जी? आदर्श कितने का ग्रांट था? सॉरी 40। ग्रांट कितने का था बच्चे? 40,000 का था। हाँ जी। देख भाई, रिकॉर्डेड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वाला डी नहीं है। देख ठीक है, रिकॉर्डेड तो नहीं। क्लास भूल नहीं जा रहा बेटे, वो लिखना तो दूर की बात है। पहले बताइए, पहले बताइए वहां तक एंट्री डल गई है? डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे निकालोगे? सर वो भी माइनस कर देगा, 1 लाख माइनस 40। पहले तो मेरा एसेट कितने का हुआ? 60,000 का। तो 60,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5। 8 एग्जैक्ट। एवरी ईयर आप कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 8,000। ओके। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और ये कैसे निकलेगा बच्चे? 1 लाख का एसेट था, 40,000 का ग्रांट है, और 40,000 का ग्रांट था, फिर सैलवेज वैल्यू कितनी थी? 20,000। तो ये मेरे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट है जो 40,000 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड करा, कितना आ गया बच्चे? 8,000। ये कॉस्ट है। ग्रांट इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। सैलवेज वैल्यू तो मैं माइनस करता ही हूं, और इसको डिवाइडेड बाय किससे कर दिया मैंने? लाइफ से कर। क्लियर है सब बच्चों को? और मैं इस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर दूंगा? क्या आप अगले साल की एंट्री डाल पाएंगे? क्या होगी अगले साल एंट्री? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। जस्ट इन केस आप बच्चों को और क्लैरिटी देने के लिए, फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे बैलेंस शीट में एसेट कितने से दिख रहा हो? 1 लाख में से क्या था? 40,000 माइनस एग्जैक्टली 8,000 का डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ये आगे के 4 साल का टोटल डेप्रिसिएशन बोलो फटाफट ओरली पहले।
1 साल हो गया, ये 4 साल बच रहे हैं, कितना लगाओगे? 32,000। 52,000 में से 52 में से 32 हटाओगे तो क्या बच जाएगा? 20,000। हाँ तो वो तो बचना ही था ना, सैलवेज वैल्यू थी वो। डाल दीजिए आगे के 4 साल की एंट्रीज, आगे के 4 साल की एंट्रीज डाल दीजिएगा। और छोटी सी बात बोलूंगा, एक बार और सुन लो बस। अगर ड्यू टू एनी रीजन कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सरकार से मेरी नहीं बनी, सरकार को रिफंड करना पड़ गया। सरकार ने कितना पैसा दिया था मुझे? 40,000। जरूरी नहीं है 40,000 रिफंड करना हो, भाई 20,000 का जो भी क्वेश्चन बोलेगा, तो क्या एंट्री डालू? आई एम गिविंग 40,000 बैक टू द गवर्नमेंट, तो क्या एंट्री हो जाएगी? फिक्स एसेट टू बैंक। जब पैसा आया था तो बैंक टू फिक्स एसेट, जब रिटर्न कर दिया फिक्स एसेट टू बैंक, इट इज अगेन एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बताइए क्लियर है बच्चे? उसको इधर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बट वैसे बता दें। भाई अगर 5-6 साल गेट में करेगा, लाइफ खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकता। मिड ऑफ द ईयर होगा तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। मान लिया अगर मैं ईयर एंड 1 पे अभी बोलूं रिफंड है, तो अब तेरे कॉस्ट बढ़ जाएगी 52, 40,000, सैलरी वैल्यू 8, 20 जो भी थी डिवाइडेड बाय 4 इयर्स। वो हो गई तो हो गई, आगे की प्रोस्पेक्टिव वाली हुई, इसी में कर लेंगे बच्चों। ईयर 2 की बनाना और 3 की बनाना, ठीक है, 2 साल का ही बनाना आप अभी। यानी कि 18-19 बना दिया ना बच्चों ने, 19-20 और 20-21 ही बनाना, बस 2 ही बनाना। ये 2 साल की बनाना बस। या ध्यान से सुनो रे। ऑन 1/4/21 Reliance Industries Limited returned 40,000 to government due to non-fulfillment of conditions. Oh my God! क्या आप सभी बच्चे 21-22 में आ गए हो? 19-20 की एंट्री बता दो एक बार। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना? P&L टू डेप्रिसिएशन, इधर भी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 8,000, P&L टू डेप्रिसिएशन, यही है ना? कितने साल निकल चुके हैं? 3, कितने बचे? और भाई साहब मैंने वापस कर दिया एसेट। अब पहले तो आप ये समझो कि पहले कैलकुलेशन समझ लो। आपका जो फिक्स्ड एसेट है 31 मार्च 21 को, उसकी बुक वैल्यू क्या है? बुक्स में कितना आ रहा है? 2 के बाद 16 माइनस कर दोगे, 36। ये कैसा है, समझ आ गया सब बच्चों को? सब बच्चों को क्लियर है ना 36 कैसे है? मैडम ये 2 साल पहले की बुक वैल्यू थी, वो जो मैंने बनाई थी 52। मतलब अरे 60,000 ही एसेट की कॉस्ट थी ना, 1 लाख का था, 40,000 वो था, तो 60,000 था। 60,000 में से कितना लगा दिया? 8,000, 8,000, 24,000, तो 36,000 बच गए। तो दिमाग लगा दिया तो मैं लिख भी देता हूँ, 60,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000, 3 बार डेप्रिसिएशन लगी। ओ माय गॉड! अब आपने क्या करा? अगर आपने पैसा रिफंड कर दिया तो पहले तो मुझे जर्नल एंट्री बता दो रिफंड करने की।
और भाई अगर 40,000 से वैल्यू बढ़ा दोगे, 1,4,21, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 76,000। तो 76,000 पूरा गिरा दोगे 2 साल में क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 76 में से 20 तो बचा के रखना है, और लाइफ कितनी रह गई है? तो बच्चे क्या आ गया ये? 28,000। आपकी जो डेप्रिसिएशन लगेगी 31 मार्च 22 को, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, एक लाख का एसेट था, 40,000 का ग्रांट था, तो 60,000 पे ही रिकॉर्डेड था वो टेक्निकली डे वन पे। जो ये तूने रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दी। जब तेरे को ग्रांट मिला था तूने एंट्री क्या डाली थी? बैंक टू फिक्स्ड एसेट। आज तू वापस करा तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक, तो वैल्यू बढ़ गई तेरे एसेट में। 36 था, 40 होगी, 76। बट तू 76 पूरा थोड़ा ना गिरा देगा। 76 में से 20,000 साइड करा, डिवाइडेड बाई 2। रेजिडुअल वैल्यू के प्रॉफिट और लॉस उसके बाद ही मांग रही है तो एसेट आ जाएगा, बट अगर उसकी अकाउंटिंग लाइफ खत्म हो जाती है तो वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एसेट उधर ही पड़ा रहता है इसका। या तो आप रिवाइज कर दो, अकाउंटिंग लाइफ बढ़ा दे, कर दो उसको डेप्रिशिएट। 31 मार्च 22 को डाल दिए बच्चे ये। 31 मार्च 22 को पीएनएल में भी भेज देंगे जी। एंड 22-23 में क्या करोगे बच्चे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 28,000 और डेप्रिसिएशन को आप भेज देंगे पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। कैन यू टेल मी ये सब होने के बाद फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली। पड़ा रहता है ऐसे, कल को जब बेचेगा तो प्रॉफिट लॉस बुक हो जाएगा। बैंक टू फिक्स्ड एसेट। ऑल क्लियर टिल हियर? ये आपका था बच्चे मेथड नंबर 1। आइए देखते हैं मेथड नंबर 2 क्या है। लिख लो। गौरव जी ने लिख लिया? गौरव जी एनी डाउट्स? नो स्टडी नो डाउट्स। गौरव जी की सिर्फ तारीफ कर रहे थे, गौरव क्रिकेट बहुत अच्छा खेले। लाइव उसकी तबीयत खराब हो गई, कल कॉल आया था उसका। कृष्ण को क्लियर है? इधर ले रहे हो? हमारे सीएमए का क्यों नहीं आया? पीयूष और कौन नहीं आया सीएमए का? नेहा भी आती है। ऑनलाइन में सभी बच्चों को क्लियर है? नेहा जी ऑनलाइन है।
यस सर। जी जी, फेस टू फेस नहीं है यार। चलिए, हो गया तब। ए भैया, मेथड नंबर 2 सुन लो, आपसे ये एंट्री डलवाऊंगा। मेथड नंबर 2 ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल है। The amount of grant will be transferred to deferred grant account। मतलब मैं ग्रांट की वैल्यू कॉस्ट में से माइनस नहीं करूंगा, एक कोई डेफर्ड ग्रांट का लेजर बना दूंगा। मतलब अरे छोड़ो ना, अभी समझ आ जाएगा तुमको। मतलब ये बच्चे, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊं, फिक्स्ड एसेट है 100 रुपए का, लाइफ है 5 साल, तो तुम मुझे बता दो तुम्हारा डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आ रहा है वैसे? 20 रुपए। और मैं आपको कह रहा हूं, आपको ग्रांट मिला है 30 रुपए का। पहले वाले क्वेश्चन में तुमने क्या करा था कि तुमने ना इस 30 को इसमें से कम करा था, 70 बनाया था। सैलवेज वैल्यू से क्या फर्क पड़ता, तो कॉन्सेप्ट है इसमें नहीं आएगा। 70 डिवाइडेड बाय क्या करता हूं मैं, 5, और कितने रुपए आते, 14। ये था ऑल्टरनेट नंबर 1। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई तू फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है, तो एंट्री क्या होगी पहले फिक्स्ड एसेट की समझना। फिक्स्ड एसेट टू बैंक कितने रुपए, 100 रुपए। आगे सुनिए, भाई तेरे को तो ग्रांट मिल गया कितने रुपए का, अब क्या एंट्री डालो आप बोलिए। एग्जैक्टली, बैंक टू डेफर्ड ग्रांट। मैंने एसेट की कॉस्ट माइनस नहीं करी हो, यानी कि मेरा एसेट वही 100 पे ही दिख रहा है ऑन फर्स्ट डे, और उसके काउंटर एक क्या दिख रहा है बच्चे, ग्रांट। ध्यान से सुनते जाइएगा। अरे भाई, तो जब तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 20 ही रहेगा भाई। कैसे निकाला, 100 रुपए कॉस्ट है, सैलवेज वैल्यू 0, लाइफ 5 साल, 20 रुपए। ना बात सुन लो आगे, डेफर्ड ग्रांट को धीरे धीरे इनकम दिखाता रहूंगा। डेफर्ड, हाँ जी, करेक्ट। यानी कि ये जो बैलेंस है, इसको मैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स इनकम में दिखा दूंगा। और आप मुझे बताइए, क्या पूरा का 30 रुपए इनकम में दिखा दूं, ओवर द लाइफ, लाइफ इज 5 इयर्स, 6 रुपीज, डेफर्ड ग्रांट रुपीज। ओ भाई, नेट इफेक्ट तो 14 रुपए जा रहा है, समझ रहे हो आप ना। अगर आपको ये बात समझ आ गई, तो बस एक मैं पीएनएल में तो ये भेज दिया, डेप्रिसिएशन को भेज देता हूं। पीएनएल 2, डेफर्ड ग्रांट का कितना बैलेंस रह गया, 24 रुपए। अगले साल फिर भेज दोगे, फिर भेज दोगे, आगे के 5 साल बना दीजिए प्लीज। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना बच्चे। सर एक बार फोर्थ एंट्री बताना दोबारा। रिकवरी बोलूंगा, एक बार दिमाग में बैठ जाए। रिकवरी में तेरा क्या होगा, अब सुन लो ऐसी, जितना भी डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है उसको खत्म कर दूंगा, टू बैंक कर दूंगा, बाकी पी एंड डेबिट कर दूंगा। डाल दो एक बार, 2 साल डाल दो एक बार, 2 साल मतलब एक बार डालना शुरू करो, फिर मैं अपना नाच सर एक बार फोर्थ एंट्री बताना। फोर्थ एंट्री है दोस्त, देख तूने ना डेफर्ड ग्रांट ना 30 रुपीज से बनाया था दोस्त, हाँ। ठीक है। तो वो जो डेफर्ड ग्रांट है ना,
₹30 का, इसको ना 5 साल से तू डिवाइड 5 साल। करेगा क्योंकि लाइफ ऑफ द एसेट है। तो ₹6 आप इसको पीएनएल में भेजते जाओगे, आप इनकम दिखा दो। ठीक है सर। नहीं बना दो, 4 साल तक बना दो, 5वें साल में रिटर्न करो। जो 5th ईयर बिगनिंग होगा ना, उसमें आप क्या कर देना, रिटर्न करोगे तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। कितने रुपए रिटर्न करोगे, एक बार सुन ही लो। एक बार 4 साल पूरे खत्म हो गए, 5वें साल में गवर्नमेंट कह रही है मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, कितने रुपए वापस कर दो? ₹30। टू बैंक हो जाएगा ₹30। डेफर्ड ग्रांट कितने का बच रहा है? ₹6। खत्म करो उसको भी, बाकी पीएनएल डाल। डेफर्ड ग्रांट डेबिट 6, पीएनएल डेबिट 24, क्योंकि जो चला गया था इनकम में वो वापस हो गया, टू बैंक कर दो, रिफंड हो। 5वें साल में कर, डेट तो सेव है। 4 साल तक डाल के फिर मैं एक बार एंट्री डाल। सब बच्चों को क्लियर है ना बच्चे? एकदम हैवी कॉन्सेप्ट है बेटे, एकदम इजी बन गया आपके लिए। थोड़ा सा ले लो 1 मिनट का। इतनी जल्दी थक जाते हो भाई, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन जाएगी भाई? भाई लोग मेहनत ना 18-18 घंटे करते हैं कंटिन्यूअसली। बच्चे हुए 5-6 घंटा, 18 घंटे नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना मत है भाई इतना। मुझे देखो, मैं सुबह 4 बजे से उठ के काम कर रहा हूँ, 4 बजे से। पहले 4 से शायद जिम गया, और काम भी होता है। डेफर्ड डेबिट ₹6, जितने का बचा है खत्म कर दो। टू बैंक भी तुम्हें समझ आ रहा है, टेक्निकली सारे पैसे दे रही हो। जो बच गया पीएनएल, क्योंकि वो उसमें चला गया तो वापस कर दी। हम इनकम दिखा रहे थे, हमने वो डेबिट कर दिया। फिर उस ईयर में पर डेप्रिसिएशन तो डाल ही दिया, जो ₹20 का डेप्रिसिएशन। आस्था जी का आ गया? एनी डाउट? वेरी गुड। नहीं नहीं, वो हर बार भी हो जाता है तो ऑब्वियस हो जाता है ना, तो कभी पूछा है कभी नहीं, तो ऐसे सही हो। अर्षद जी को क्लियर है? एनी डाउट्स? मेरा डाउट भी नहीं, कहाँ यूज आए ये सब, कहीं यूज नहीं आते भाई। इट इज अ जर्नी टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। फिर तेरे को जो करने का तो वो कर सकते। हाँ, रिफंड वाली भी। ज्यादा अकाउंट्स और टैक्स में स्कोप नहीं है, यू शुड ट्राई इन लॉ ऑडिट। नहीं यार, आप बच्चे कल को पढ़ाने का हो तो बिल्कुल यार, हम पीछे हो जाएंगे भाई, बच्चे हम चलाना है। पूरी बात बस ये थी कि वो गुडविल का थोड़ा सा हम बात सेटलमेंट कर लेंगे। नहीं सही में, पर अगर पढ़ाने का हो तो कुछ टाइम बाद और ब्रांच खोल लेंगे। यार आपने पूरे 1.5 घंटे में एक बार मेरे से बात करी, बस ब्रेक की। क्वेश्चन कर लिया आपने? दोनों का सेम आंसर है, हमेशा सेम आंसर आ रहा है आपका। अगले टेस्ट में अगर सेम आंसर आ गया ना, तो बेटे एक ही साथ दोनों के पेरेंट्स को बुलाऊंगा। सेम आंसर, सेम।
एक बार और अब मौके की तलाश में। हाँ, न्यूमेरिकल में भी वो पता लग जाता है चीटिंग वाला। एंट्री में डालू या हो गई सबकी? अब मेरी एक बात सुन ली, डाल दूं 5वें साल की? बच्चे मैं ईयर 5 की बात कर रहा हूँ। आपको इतना समझ आ रहा है कि ईयर 5 में, एक बार ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सारा का सारा पैसा रिफंड हो गया, या मानते हो? तो भाई स्टेप बाय स्टेप समझ आना होता है। कितने रुपए लिए थे मैंने, तो मैंने रिफंड कर दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस चलना चाहिए? नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। जब मैं उनको सब वापस कर दिया तो डेफर्ड ग्रांट का लेजर ही बंद हो जाना चाहिए। डेफर्ड ग्रांट का लेजर है कितने से? 6 रुपए से। और आप मुझे बताइए, बाकी मैं पीएनएल में नुकसान इसलिए दे रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि मैं 24 रुपए की इनकम दिखा चुका हूं। क्या पिछले 4 साल से आपने 24 रुपए की इनकम दिखा दी थी, तो आज अगर रिटर्न हो रहा है तो खर्चा भी तो दिखाऊंगा ना पीएनएल में। आप मुझे बताइए, ये आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर डाल दी, फिर आप बताइए अगली एंट्री क्या डालूंगा? पीएनएल 2। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? मेरे को डाउट है बच्चे। हमने जो पहले वाला एग्जाम्पल बनाया था, इसको ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से सॉल्व कर दो, मैं मान जाऊंगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्या था वो क्वेश्चन, हेल्प कर दूंगा आपको। फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा था? 1 लाख। एंट्री क्या डालोगे? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ग्रांट कितने का मिला? 40,000। ग्रांट वॉज 40,000। क्या एंट्री डालू? बैंक टू डेफर्ड ग्रांट। अब इस 40,000 को धीरे धीरे पीएनएल में कैसे भेजूंगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000। कल को जब मैं रिफंड करूंगा, फिक्स एसेट तो वैसे चलाना है ना आपको, कल को जब मैं रिफंड करूंगा, कितने साल बाद करा था हमने? 3 साल बाद। तो जब तुमने, प्लीज सुनिए प्लीज, और रिकनेक्ट होता अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो। 40,000 है, तो आप कितना कितना खत्म कर बैठे 3 साल में? 8, 8 और 8 कितना? 24। कितना बचा हुआ है? तो जब मैं रिफंड करूंगा तो डेफर्ड ग्रांट 16, ये 24 टू बैंक 40 हो जाएगा। फिक्स एसेट वैसे ही चलता रहेगा। बना दीजिए बच्चे 5 साल का। तो मैंने कराया बच्चे, मैंने ऐसे बोला। एक बार वो चेक करना है बच्चे प्लीज। अच्छा बना, सही बन गया। सॉल्व कराना ही नहीं चाहिए था, अभी तुम खुद ही करते तो सही। चलो एक क्वेश्चन मैं बना के दे देता हूँ। चलो करो, अब क्या करूँ कि बच्चे के, एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। रुको 1 मिनट, इधर आओ इधर। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन प्लीज एक बार जरा, प्लीज आपस में बातें बहुत चल रही है, एक बार इधर देखिए प्लीज। ठीक है, मेथड नंबर 1 में आपके पास यहाँ पे नीचे स्पेस है। तो मुझे बस इतना बता दो, जब तुमको ग्रांट मिला था तब क्या एंट्री डली थी? और इसके साथ ही रिफंड की बात कर रहा हूं मैं। फिक्स्ड एसेट टू बैंक। क्लियर है? मेथड नंबर 2 में बैंक टू डेफर्ड ग्रांट, और जब आपने इसको रिफंड करे बच्चे, डेफर्ड ग्रांट जो भी बैलेंस होगा, ये आप समझ पा रहे हैं ना, डेफर्ड ग्रांट बैलेंस पीएनएल टू। यहां तक समझ आया? लास्ट बात भी सुन लो बस अब, क्योंकि मेरा जो डेटा होगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमने सिर्फ इलस्ट्रेशन देखनी होगी। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो जाता है, एग्जाम्पल क्या ले लूंगा मैं?
और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप ग्रांट की एंट्री डालेंगे बैंक टू कैपिटल रिजर्व। वो तो अगर फ्री का मिल रहा है तेरे को तो वो तो हो गया था, पर इसमें तू लैंड की वैल्यू कम नहीं करेगा, बैंक टू एसेट नहीं करेगा। नॉन डेप्रिशिएबल में बैंक टू कैपिटल रिजर्व। समझ रहे, पहली बात। आगे सुनिएगा। और अगर तुमने इसको इन फ्यूचर रिफंड कर दिया कैपिटल रिजर्व टू, एक चीज बस बोलनी है मैंने, लिखवा दूंगा छोटा सा, बहुत जरा सा 2 वर्ड लिखवा दूंगा। हाँ, इसको नोट तो ऐसे ही करना भैया, पूरी समरी है ये। समझ रहे हो? आधे घंटे में अभी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, सही नोट्स बन गया आपके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं इस कैपिटल रिजर्व को पीएनएल में भेजूंगा? नहीं भेजूंगा। लास्ट लाइन सुन लीजिएगा प्लीज, प्लीज लास्ट लाइन सुन लीजिएगा। लेकिन अगर इस ग्रांट को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं एनुअली, कौन से, उससे मैं कुछ ध्यान देना। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं नॉन डिप्रिशिएबल के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को नॉन डिप्रिशिएबल के लिए पैसा मिला, मैंने एंट्री डाली बैंक टू कैपिटल रिजर्व, रिफंड करनी है तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। बट टू सस्टेन दिस मेरे को कुछ एनुअल कुछ खर्चे करने पड़ते, तो मैं प्रोपोर्शनेटली कुछ इनकम में भी ट्रांसफर कर सकता। अगर मुझे इसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता, तो मैं कुछ एक साइंटिफिक तरीके से प्रोपोर्शनेटली थोड़ा बहुत इस ग्रांट को इनकम में भी डाल सकता। समझ आ गया आपको? ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट है। ठीक है, मैं ये पॉइंट लिखवा दूंगा एक बार। आपने यहां तक ये लिख लिया? ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूं वो लिख लेना। इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल फर्स्ट है। आप इसको पीएनएल में नहीं भेजें। हाँ, वो मैं इनकम मतलब वो एक ना वो बड़ा वो चीज है, सब्जेक्टिव चीज है कि मतलब क्या कंडीशंस है ग्रांट की। ठीक है, उस लैंड को क्या करना है उसके अंदर मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर टू सस्टेन दिस ग्रांट, अगर आप कुछ स्पेंड करते हो तो आप कुछ प्रोपोर्शनेट वे में कुछ इनकम भी दिखा सकते हो, इस ग्रांट का कुछ पोर्शन तू उधर भेज सकता है। यानी कि तू कैपिटल रिजर्व टू पीएनएल कर सकता। ठीक है, बट इफ some expenses are necessary to maintain the grant, in such case a portion of cap a portion of capital reserve can be transferred to PNL। और नहीं लिखूंगा बच्चे। What do you want? नॉन डिप्रिशिएबल। और इसी के साथ आपका AS12 पूरा का पूरा खत्म है। एक चीज और बोलूंगा बस। इन सच केस अ पोर्शन ऑफ कैपिटल रिजर्व कैन बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। एक चीज याद आ गई, याद है मैंने आपको बोला था डे टू डे एक्सपेंस वाला। नीचे लिख लेंगे एक्सपेंस वाला।
लिख लो आराम से बस। इलस्ट्रेशन अब आपको बहुत आसान लगेगी। आप बोलोगे अभी करना है, अभी कर लेंगे, नहीं तो सारी हो जाएंगी 1 to 10, जैसा आप बोलो। बस एक छोटी सी चीज। लिख लिया क्या? बहुत बातें कर रहे हैं बच्चे। कैन, इन सच केस, मैं तो नीचे वाला बता रहा। कैन कैसे हो सकता है? कैन में बच्चे ऐसे पीछे ऐसे एन ऐसे नहीं होता ना बच्चे, देखो बता। ये ऐसे कैन ऐसे होता है, कैन ऐसे हो जाता है। मतलब अगर टैलेंट हो ना इंसान में, लोग जेलस बहुत होते हैं, कदर ही नहीं है। चलिए आइए बच्चों, मैं आपको एनी डे ओपन कंपटीशन दिया हो, अगर आपको लग रहा है आपकी हैंड राइटिंग अच्छी, एक दिन हैंड राइटिंग कंपटीशन रख लेते हैं। आज भी अगर आपको रख लिया है ना, हाफ हाफ पैराग्राफ लिखना है, ग्रुप पे डालूंगा, इंस्टा पे डालूंगा, देखते किस पे ज्यादा होता है। हाँ? मैं भी लिखूंगा और फिर उसमें, ठीक है। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ जी, खत्म है जी। यहाँ पे जगह है इसके नीचे, तो ऊपर तो होगी। कैसे? जब आपने चार्ट बनाया तो ऊपर क्या लिख दिया? ज्यादा नहीं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज बच्चे, इतनी बातें बच्चे, ऐसे थोड़ा ना होता है यार, प्लीज। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इनकम इनकम वाले के लिए, वो जो डे टू डे वाला था ना, प्लीज एक बार देखिएगा प्लीज। आपकी ये पीएनएल स्टेटमेंट होती है। मैंने आपको क्या बोला था इनकम वाले के लिए? मैंने आपको क्या बोला था? पहले तो मुझे, अगर आपको अगर हर साल गवर्नमेंट 5 करोड़ दे रही है, पहले एंट्री बता दो मुझे। तो एंट्री वही होती है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे होता है रेवेन्यू, और यहाँ पर क्या होगी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 5, क्योंकि ट्रांसफर कर दिया पीएनएल। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये बच्चे, कि अगर सरकार आपको ये 5 करोड़ सैलरी के लिए दे रही, तो क्या मैं सैलरी एक्सपेंस में से भी माइनस करके दिखा सकता हूँ? यस, एंट्री वही है, बैंक टू इनकम, लेकिन ये तो प्रेजेंटेशन है सिर्फ, कि यानी कि फिर मैं रेवेन्यू में नहीं दिखाता, ऑब्वियसली वो तो नहीं दिखाता, अदर इनकम में नहीं दिखा रहा, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपका सैलरी 25 करोड़ है, तो कितने का ग्रांट आपको मिला हुआ है? तो बाहर में क्या दिखा दूंगा? सो दैट्स 2 ऑल्टरनेटिव्स। हाँ जी, एग्जैक्ट, ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। पेपर में आ जाएगा कि दोनों ऑल्टरनेटिव से सॉल्व करो, एज्यूमिंग इट टू बी शोन अंडर अदर इनकम, तो आप एक एक्सट्रैक्ट दिखा देंगे, और दूसरा उस खर्चे के लिए माइनस हो रहा है तो वहां से माइनस कर दोगे। कहिए, सॉर्टेड है। किसमें? इलस्ट्रेशन में। उसने बोला हुआ है तेरे को 5 करोड़ की डे टू डे के लिए दी है, और वो बोल देगा कि इसका एक्सट्रैक्ट बना दो, एज्यूमिंग इट टू बी शोइंग इट अंडर अदर इनकम, या फिर ये सैलरी का इतना खर्चा और इतना ग्रांट, तो तू बस ऐसे माइनस कर दे। छोटी सी इलस्ट्रेशन। ऑल क्लियर टिल है? अगर यहाँ तक क्लियर है, तो आपका सारा का सारा ग्रांट बच्चे हो चुका है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं साहब से। एक दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बस, आपको समझ आ जाएगा, आंसर हो जाएंगे, वैसे तो सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे, पर एक आध क्वेश्चन देख लेते।
ठीक है साहब? हाँ जी, या पूछ रहे हो या मन की बात बता रहे हो? एस 12 तो अच्छा था भाई। 12 तो अगर ये भी बने 12 तो सही है, अभी तो बहुत ही खराब खराब वाले भी है। 19 भी सही था प्रैक्टिकल। ठीक है ना? आइए बच्चे। इलेवन भी अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज छोटा सा। आज तो करेंगे, 11 करेंगे आज। क्वेश्चन नहीं देखोगे अभी? चलो तो अभी एक बार इतना रखते, ठीक है? और कितने बजे मिलेंगे अभी? 2:15 मिलते हैं, ठीक है? 2:15 मिलते हैं। AS11 भी करेंगे और फिर तुम्हें बुला लूंगा या देखूंगा एक बार कैसे करना, ठीक है? पर वैसे सर एक एक बार लास्ट। सारे इलस्ट्रेशन करोगे, कहीं 1% भी नहीं अटकोगे, ठीक है? सारा टक, ठीक है? ओके, थैंक यू मच। सर एक बार लास्ट वाला 2:15। पेज दिखा दो। सर 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 हम्म।